गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुषमा तिवारी, क्लास 10th। आज हिंदी में हम लोग व्याकरण में कुछ पढ़ेंगे, जबकि आप क्लास 9th में व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो उसमें का कुछ शेष भाग जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि व्याकरण में पहले हिंदी प्रश्न पत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है भाग क, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित होता है, और भाग ख जो हिंदी सेकंड से संबंधित होता है। तो क वाले में सेक्शन ए में जो होगा उसमें आपका रहेगा फर्स्ट निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन या चित्र लेखन। सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें कहानी लेखन भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ही 4-5 आपके प्रश्न आते हैं, जैसे निबंध लेखन हो या प्रस्ताव लेखन हो, और दूसरा उसमें 3-4 देता है, और कहानी लेखन, चित्र लेखन, फिर होता है पत्र लेखन। ये आप पढ़ चुके हो। फिर विलोम, पर्याय और विशेषण बनाना, भावार्थक बनाना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य लिखना, ये आप 9th में पढ़े हो। वाक्य परिवर्तन भी पढ़े हो। लेकिन कहानी लेखन में मैं देख रही हूँ वाक्य परिवर्तन और कहानी लेखन, ये दो चीजें आपको डाउट करती हैं। तो पहले हम कहानी लेखन में जाएंगे। मौलिक कहानी लेखन की विधि। क्वेश्चन आता है किसी उक्ति को देकर। जैसे एक उदाहरण में मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, एग्जाम्पल से हो, बुद्धि ईश्वर की देन और विद्या गुरु की देन। उक्ति के आधार पर, यानी ये एक सूक्ति है। छोटे से शब्दों में सूक्ति का मतलब कि जो छोटे से शब्दों में गागर में सागर भरने के समान, छोटे से उक्ति में बहुत कुछ छुपा रहता है। तो कहानी ऐसे ही करके आता है कि उपर्युक्त उक्ति के आधार पर, लोकोक्ति के आधार पर, सूक्ति के आधार पर आप मौलिक कहानी लिखेंगे। तो मौलिक कहानी क्या है ये चीज समझना है। तो मौलिक कहानी लेखन की विधि। तो मौलिक कहानी मीन्स एक कहानी होता है जो बहुत पहले से कोई लिखा है, उस चीज को आप किसी को सुनाते हो। लेकिन मौलिक का हुआ कि जो स्वयं आप उस कहानी का मंथन करके अपने दिमाग से लिख रहे हैं, वो होती है मौलिक, यानी मूलतः अपने रूप में हो, न कि किसी बहुत बड़े कोई रामायण की गाथा को लेकर के या किसी पहले के द्वारा सुनाए हुए किसी कहानी को लेकर के। यानी यह मौलिक का मतलब कि यह कहानी ऐसी हो कि जिसको पढ़ने पर लगे कि यह स्वयं आपने अपने द्वारा रचित करके उसे लिखा है, वह होता है मौलिक कहानी। तो एक उदाहरण में मैं आपको बता दूंगी। और दूसरी बात यह भी समझ लो, अगर यदि आप बुक में आपके बहुत सारी कहानियां दिया हो, लेकिन उस कहानी को सेम टू सेम आप अपने आंसर शीट में लिखते हो, तो वह कट कर दिया जाता है। कारण कि यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कहानी बच्चा कहीं लिखा हुआ याद किया है, और उसको दोनों बच्चे एक समान लिख रहे हैं। भले ही आप अपने मन से लिख रहे हैं, लेकिन आप कहानी में किसी का लिखा हुआ आप उस आंसर शीट में लिखते हो, तो उस कहानी पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। कहानी आपकी ऐसी हो, आपके बुक में दिया है, आपने कहीं से सुना है, उसको आप सुनिए, उसको आप पढ़िए, लेकिन उसको अपने शब्दों में करके ऐसा प्रारूप तैयार करो कि जिसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो कि आपने उस कहानी को स्वयं रचित किया। अब जैसे आपके बुक में होगा, या हो सकता है मैं आपको बताई हुई होंगी, लेकिन एक उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बता दूं। जैसे है
विद्या गुरु का देन और बुद्धि ईश्वर। हाँ, तो देखो ये है, एक तो मौलिक कहानी लेखन की विधि हमने आपको बताया कि वह ऐसा प्रारूप हो कि जो आपने स्वयं लिखा। फिर दूसरा अब है आपका टॉपिक क्या है। कोई टॉपिक आ जाता है कि जैसे विद्या गुरु के देन है और बुद्धि ईश्वर का देन है। इस उक्ति को आधार में रखते हुए आप एक मौलिक कहानी की रचना कीजिए। तो आप जो ये टॉपिक प्रकरण पढ़े कि विद्या गुरु की देन, विद्या गुरु का देन है और बुद्धि ईश्वर का देन, तो ऐसे कहानी का प्रारंभ करने के लिए पहले हम उसका भूमिका लिखते हैं। तो कहानी डायरेक्ट पहले ही कहानी का रूप देना सही नहीं होता है। पहले 2-3 लाइन उसका कुछ कथानक के रूप में जो भूमिगत दिया जाता है वह चीज आना चाहिए। जैसे उक्ति है कि विद्या गुरु का देन है और बुद्धि ईश्वर के देन। गुरु की देन और ईश्वर की देन। तो आप देखते हैं कि बच्चा प्रारंभ में बच्चे की पाठशाला माता के दुलार और पिता के चुंबन, माता के चुंबन पिता के दुलार के बीच से प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम गुरु तो माँ होती है, तो माँ के द्वारा जैसी गतिविधियां की जाती हैं बच्चा वह देखता है। इसलिए माँ के अंदर आदर्श गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम उसी के पास आता है। लेकिन हमारा ये टॉपिक है कि विद्या गुरु की देन है, यानी जो कुछ हम इस संसार में आने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, पाठशाला में जाते हैं, उसके बाद से गुरु की विद्या शुरू होती है। तो गुरु के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह विद्या है। जो हम पढ़ते हैं गुरु के द्वारा वह विद्या हो गई, वह गुरु के द्वारा प्रदत्त हुआ। और बुद्धि जो ईश्वर के द्वारा, हमारी बुद्धि हम किसी के द्वारा नहीं होती, बल्कि वह ईश्वर ने जो हमारे अंतर्गत इस बुद्धि का निर्माण किया है वह किसी के बनाने से नहीं बनता। बस अंतर यह होता है कि जब हमारे पास जैसे जैसे समय बढ़ता है, समझ बढ़ता है, हम उसके अनुसार उसको, उस विद्या को अपने बुद्धि के अनुसार बदल लेते हैं। तो एक कहानी का प्रारूप हम आपको उदाहरण में दिखाएंगे कि एक बालक रहता है, वह विद्या धीरे धीरे बड़ा होता है, विद्यालय में उसका प्रवेश होता है। और एक बालक ऐसा रहता है जो राजा का पुत्र होता है, यानी जो अमीरी गरीबी है, तो विद्या न अमीर को देखती है न गरीब को देखती है, वह तो सबके लिए बराबर है। जैसे अभी आप देख रहे हो ये कोरोना, ये अमीर गरीब नहीं देख रही है, ईश्वर भी अमीर गरीब नहीं देखता। वैसे ये बीमारी महामारी जो फैली है वह अमीर और गरीब नहीं देखेंगे कि यह आदमी गरीब है, यह अमीर है, न किसी धर्म को न किसी संप्रदाय को। ठीक वैसे ही बुद्धि और विद्या, जब क्लास में, कक्षा में बच्चा प्रवेश करता है तो उसमें कैसे स्पष्ट करेंगे इस बुद्धि और विद्या को। तो एक अमीर घर का बालक जाता है, राजकुमार, और दूसरा जाता है एक गरीब घर का बालक। उसमें दोनों को समान बुद्धि, ये विद्या, दोनों को समान विद्या प्रदान किया जाता है। इसीलिए तो एक ही समय में, एक ही विषय पर, एक ही शिक्षक से एक ही समान सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन
वह अपने अपने हिसाब से उसको ग्रहण करते हैं। ये तो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले उस कहानी का प्रारूप देखो। तो जब दो बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो एक राष्ट्रीय ठाट बाट घराने का बच्चा रहता है और एक गुरु है जो बहुत साधारण है, गरीब वर्ग के हैं, उनका बच्चा रहता है। तो राज्य सरकार के द्वारा ये आदेश विद्या का दिया गया कि सबको विद्या दी जाए। तो वह गुरु एक कहानी के बारे में पढ़ाया, निबंध के बारे में पढ़ाया, बहुत सारे पुस्तक थे उसका ज्ञान दिया, यानी जितना भी पुस्तकीय ज्ञान था वह गुरु के द्वारा दिया गया। लेकिन जितना पुस्तकीय ज्ञान आपके लिए आवश्यक है उससे कहीं अधिक जरूरत व्यवहारिक ज्ञान का बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि मात्र पुस्तकीय ज्ञान अधूरा ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब दोनों का समय पूरा हो गया, दोनों अपने विद्या में परीक्षा हुआ, दोनों परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, दोनों के अभिभावक बहुत खुश, बच्चा हमारा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। लेकिन ये जो मैं कही कि बुद्धि ईश्वर की देन है और विद्या गुरु की देन है, तो यह वही बताता है। इसका जांच कैसे हुआ कि राज दरबार में दोनों बच्चों को बुलाया गया कि इनका परीक्षण किया जाए कि दोनों में पूर्ण विद्या का ज्ञान अभी मिला है कि नहीं। जैसे आपका परीक्षा होता है कि आप जो पढ़े हैं उसमें अच्छी तरह से आप पारंगत हुए हैं कि नहीं, यही परीक्षा होता है। वैसे ही दोनों को जब पूरा उनका परीक्षा हो गया, दोनों पास हो गए, तो अब इसका जैसे आप कंपटीशन में बैठते हो तो वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। तो वह वैसे ही राज दरबार में दोनों विद्यार्थी को बुलाया गया कि इनका राजा के मन में थोड़ा सा ये हुआ कि हो सकता है कि शायद यह इनका व्यक्तिगत छात्र गुरु का छात्र है, इसलिए यह उसको अधिक विद्या दिए होंगे, या दो जो छात्र हैं भले ही गुरु कह रहे हैं कि हमने समान रूप से दिया है, लेकिन हो सकता है कि पक्षपात किया हो। इसके लिए जब उसका परीक्षण होता है तो जो हेड है राज दरबार का राजा, तो वह दोनों बच्चों को बुलाए और उन्होंने क्या किया कि एक हाथ में एक छल्ला रखा जो कि चांदी का बना हुआ था और एक हाथ ऐसे ही बंद किया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा बारी बारी से। पहले दोनों वर्ग से जो विद्यार्थी थे वह बुलाए गए, तो देखा गया कि राजा जब शुरू किए तो उन्होंने कहा कि आप बताओ इस मुट्ठी में क्या है, क्या आप ज्योतिष पढ़े हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम ज्योतिष में अच्छी तरह से पारंगत हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यह सोच के बताइए कि इस मुट्ठी में क्या है। तो उन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर, अपने बुद्धि के विश्लेषण के आधार पर बताया कि कोई ऐसी चीज है जो गोलाकार में है, रिंग में। तो वह दिमाग से सोचा, बुद्धि लगाया कि ये जो चक्की होती है आटा पीसने वाली, वह गोल होती है, बीच में खाली रहता है। तो यह तो पुस्तकीय ज्ञान से उसको पता हो गया कि इसमें गोल कोई चीज है, लेकिन अब बुद्धि जब लगाया तो उसे यह लगा कि गोल है तो वह आटा पीसने वाली जो चक्की है वह गोल होती है, वही होगा। तो उसने कहा कि राजन,
आपके इस हथेली में जो आपने मुट्ठी बंद किया है, इसमें कोई पत्थर की वस्तु है जो कि गोल है, उसका प्रारूप गोल है, वह कोई गोल वस्तु है, इसलिए वह सोचा कि अब ये कह दे कि वह आटा पीसने वाली चक्की है। तो उसने कह दिया कि इस हाथ में आटा पीसने वाली गोलाकार एक चक्की है। फिर राजा ने उसका उत्तर सुन लिया। दूसरे बच्चे को बुलाया गया और उससे भी यही पूछा गया कि आपका सिलेबस कंप्लीट? बोला कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैं जितना बुक में दिया गया है सबको अच्छी तरह से समझ लिया। तो उससे भी यही प्रश्न राजा ने किया कि इस बंद मुट्ठी में कौन सी वस्तु है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? वह जो गरीब वर्ग का बालक था, बहुत ठाट बाट में नहीं पला था, इसलिए, लेकिन बुद्धि जो है वह गरीबी अमीरी से नहीं होता, वह किसी धर्म संप्रदाय से नहीं होता, वह तो ईश्वर की देन है। हर एक की बुद्धि, हर एक का दिमाग अपना अपना होता है। तो वह अपने दिमाग से ज्योतिष के आधार पर, जो किताब के आधार पर उसे समझना चाहिए, उसे उन्होंने बताया कि यह गोल वस्तु है। ज्योतिष गणना किया किताब के आधार पर, तो वह बताया कि समझ गया कि यह गोल कोई वस्तु है। उसके बाद अब वह अपना विद्या, तो उसको पता चल गया कि हाँ, इसमें यह गोलाकार कोई वस्तु है। अब देखो, उस चीज को बुद्धि के आधार पर वह सोचता है कि यदि ये मुट्ठी में बंद है, पत्थर की गोलाकार वस्तु बताया गया हमारे दोस्त के द्वारा, तो यह चक्की पीसने वाली जो पत्थर का जो गोलाकार प्रारूप है, वह इस मुट्ठी में कैसे आएगा? अब वह अपना बुद्धि का प्रयोग किया। फिर सोचा कि हो सकता है कि इसको छोटे रूप में छोटा आकार बना दिया गया हो और वह चक्की पीसने वाला हो। फिर वह अपने बुद्धि से और गहराई तक जाता है, तो सोचा कि यह उपयोग की चीज है, मुट्ठी में बंद है और गोलाकार चीज है, तो यह रिंग के समान है। तो यह रिंग के समान अधिक उपयोग में चक्की, तो इतनी छोटी चक्की में गेहूं को डाल करके हम कैसे पीस सकते हैं? तो वह बुद्धि लगाया कि ये चांदी का, इसका रंग विद्या के आधार पर देखा कि सफेद आ रहा है और उसमें सफेद पत्थर भी दिख रहा है। तो वह कहा, दिमाग लगाया, बुद्धि से सोचा और सोच करके बताया, महानुभाव, आपके मुट्ठी में कोई रिंग है जो चांदी का बना हुआ है और उस रिंग यानी अंगूठी चांदी का बना हुआ है और वह अंगुली में धारण करने वाला है और उस अंगूठी के ऊपर पत्थर का नग, पत्थर का उसका शेप काट करके गोलाकार उसमें लगाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, हाथ को फैलाए, उत्तर बहुत सही निकला कि वह अंगूठी थी, चांदी की थी और उसमें सफेद पत्थर गोलाकार शेप में काट करके उस पर लगाया। अब राजा आप बबूला हो उठे उस शिक्षक पर कि गुरुदेव, आपने इन दोनों के साथ पक्षपात किया है, आप एक को अधिक विद्या दिए हैं और एक को कम दिए हैं, आप ये बहुत अन्याय किए हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि अधिकांशतः लोगों के मन में ऐसा होता है कि अध्यापक बच्चों से पक्षपात करता होगा, तभी किसी का कम नंबर आया और जिसका अधिक आया उसको दिया गया है अपने तरफ। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी भी ये सोच न रखना, इस कहानी को सुनकर जब राजा आग बबूला हो गए, जैसे कोई अभिभावक ऐसा देखे, एक ही साथ के दो बच्चे हैं, आ रहे हैं एक ही घर से, तो उनको लगेगा कि ये दो बच्चों में या दो साथी हैं, मेरा लड़का कम नंबर पाया, वह लड़का अधिक पाया, तो इस पर उनको लगा कि टीचर, शिक्षक जो है वह पक्षपात किया। वैसे ही राजा ने कहा कि गुरुदेव,
आपको यहाँ रहने का आदेश नहीं है, आप राज्य से निष्कासित किए जाएंगे। कारण कि आप बच्चों के साथ, हमारे बच्चे के साथ आपने पक्षपात किया और उस बच्चे को अधिक शिक्षा दिया और इस बच्चे को कम दिया। नहीं तो एक ही समय में एक ही गुरु के द्वारा दोनों बच्चे पढ़ाए गए और क्यों वह सही जवाब दिया और क्यों यह बच्चा गलत जवाब दिया। शिक्षक ने, गुरु ने बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा, राजन, यदि आपका आदेश है कि मैं राज्य से निष्कासित कर दिया जाऊं तो मैं सहर्ष तैयार हूं, लेकिन प्रभु राजन, आप हमारी एक विनती को सुन लीजिए। राजा उग्र रूप धारण किया हुआ था अभिभावक के रूप में और कहा कि मैं आपका जवाब सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, कारण कि आपने पार्शियलिटी, आपने पक्षपात किया है। फिर गुरु बड़े ही विनम्रता के साथ कहे, राजन, ये आपका सोचना गलत है। मैं एक ही अवधि, एक ही समय, अवधि मीन्स समय, मैं एक ही समय में और एक ही टॉपिक, एक ही शीर्षक पर, एक ही प्रकरण पर हमने दोनों को ज्ञान दिया और उसका हमने परीक्षा भी लिया, दोनों बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए। लेकिन राजन, आप नहीं जानते कि बुद्धि ईश्वर की देन है और विद्या गुरु की देन है। जो मुख में था, गुरु के द्वारा जो विद्या दिया जाता है वह बच्चा ग्रहण करता है और अपने बुद्धि के द्वारा उसका हृदयांगम करता है, उसका समावेश करता है। वह अपने बुद्धि के अनुसार उस विद्या का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग करता है। वही यहाँ पर एक बालक, दोनों जो पुस्तक का ज्ञान था उसके आधार पर दोनों ने जवाब सही दिया, लेकिन कुछ दिमाग से गुरु जो पढ़ाता है, जो बोलता है, जो व्याख्या करता है या किसी प्रश्न का उत्तर समझाता है, किसी टॉपिक पर आपको एक्सप्लेन करता है, कुछ डिटेल में आपको बताता है, तो बच्चे उसको ध्यान से जो सुनते हैं, तो जिसकी बुद्धि जैसी होती है वह अपने अपने बुद्धि के अनुसार उसको लेता है। दूसरी बात कि कोई बच्चा बुद्धि का सदुपयोग करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है। कोई पढ़ते समय बहुत एकाग्रचित्त होकर के समझना चाहता है, तो समझने के लिए उसे अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि जो चीज इस किताब में है, जो चीज बताया गया वह है क्या। भले ही उसने उदाहरण, जैसे मैं आपको उदाहरण दे करके इस कहानी को बताई, लेकिन अगर कभी दूसरी कोई विषय, दूसरा कोई शीर्षक आपके सामने आता है तो आप पहले उस शीर्षक के अर्थ को समझेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, और समझते समझते उसको हम कितना बारीकी से, कितनी समझदारी के साथ उसको अपने हृदय में धारण करें, उसके आधार पर यदि हम उत्तर देते हैं तो वह उत्तर 100%, 100% सही होता है। और जो केवल विद्या को जो बताया गया सेम वह सुना, वही लिख लिया और उसको रट करके और उसका जवाब दे दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, जब तक आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे का ही दिमाग भी विकसित पूरा नहीं हुआ रहता है। उसके आधार पर तभी तो यह क्रम बनाया गया है, नर्सरी से लेकर के एक एक साल में यह क्रम बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर का विकास होता, उम्र का विकास होता, बुद्धि का वैसे ही विकास होता है। तो बड़े होने पर बच्चों को केवल समझा दिया जाए तो वह सुनकर के उन्हें धारण कर लेते हैं, लेकिन उसी में कोई बच्चा उसे ध्यान से सुनता है, कोई लापरवाही करता है, कोई ध्यान से सुन रहा है, बैठा है, लेकिन उसका मन मस्तिष्क उस जगह पर नहीं रहता, जिसके कारण कि वह उस चीज को गहराई से समझ नहीं पाता। भले ही गुरु ने बताया तो एक बच्चा उसको समझा और बहुत अच्छी तरह से उसको समझ करके हृदयांगम किया और तब जाकर के उसका उत्तर लिखा। तो वैसा ही ठीक हुआ है कि यहाँ यह बच्चा
अपने बुद्धि का बहुत ही समझदारी के साथ प्रयोग किया और यह बच्चा केवल पुस्तकीय ज्ञान को केवल रट करके लिख दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, अंत में यह कहानी लिखते वक्त अंत में यही स्पष्ट करना है, इसीलिए कहा जाता है कि विद्या गुरु की देन है और बुद्धि ईश्वर की देन है। नहीं तो एक ही टीचर, एक ही शिक्षक एक ही अवधि में एक ही टॉपिक पर, एक ही प्रकरण पर एक ही शिक्षक को एक जैसे पढ़ाता है, लेकिन बच्चे अलग अलग रूप में उसको ग्रहण करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि जिसका जितना जैसे दिमाग रहता है, जैसी बुद्धि रहती है, अपने बुद्धि का जैसा उपयोग करता है, उसके अनुपात में वह गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान का सदुपयोग करता है। तो फिर आप ये कहानी के उदाहरण के रूप में हमने बताया। फिर इसके आधार पर आपके बुक में जैसे जहां चाह वहां राह, इस उक्ति के आधार पर आप एक कहानी लिखेंगे, मौलिक कहानी, जिसका प्रारूप होगा मौलिक कहानी जहां चाह वहां राह। ये जो आपको उक्ति दिया गया है जहां चाह वहीं राह, तो इसको आप मौलिक कहानी के रूप में ग्रामर की जो कॉपी है उससे अच्छी तरह से लिख लेंगे। कहानी का प्रारूप मौलिक होना चाहिए। थैंक यू।